तस्वीरें लगातार आ रही है, अंदर काउंटिंग का काम शुरू हो चुका है। राकेश जी, एक चीज मैं भी आपसे समझना चाहूंगा, जानना चाहूंगा, आप जिस तरीके से पोस्टल बैलेट खुलते हैं, सरकारी कर्मचारी वो अपने मत का इस्तेमाल करते हैं, और एक वक्त पर कभी हम सुना करते थे कि भैया जो पोस्टल बैलेट खुलते हैं, जो सरकार होती है उसके उसके अगेंस्ट में थोड़ा जाने का रहता है, लेकिन जो अर्ली ट्रेंड्स आ रहे हैं वो तो इस मिथ को बिल्कुल तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, आपका सवाल कुछ ऐसा है कि जिसका जवाब आपने खुद ही दे दिया। मुद्दा ये है कि जो पोस्टल बैलेट खुलते हैं, पहले तो बोरियों के बोरिए में वो जो बैलेट्स होते थे खुलते थे, अब तो मशीन आ गया, मशीन पैक होता है, सील्ड होता है, तो उसमें सरकार के समर्थन और विरोध का तो वहाँ गणना के बाद पता चलेगा ना कि क्या है क्या नहीं है। उसको हम पैसे पहले से कैसे अपेक्षा कर लें कि वो सरकार के खिलाफ में या विरोध में है, तो जब तक वो गणना नहीं होती है तब तक उसका हम आकलन या विश्लेषण नहीं कर सकते। झारखंड में 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी शुरुआती रुझानों में आ गया। देखिए, मैं फिर बता दूं आपको, अर्ली ट्रेंड्स हैं, बहुत अर्ली ट्रेंड्स हैं, लेकिन बड़े आंकड़े आ गए हैं, और इसकी वजह है कि हमारे रिपोर्टर्स तमाम मतगणना केंद्रों पर मौजूद हैं, वहाँ से पल पल का अपडेट हम तक पहुँचा रहे हैं। जहाँ अभी बंडल बनने का काम हुआ है वहाँ की जानकारी पहुँचा रहे हैं, तो जहाँ पर शुरुआती रुझान आने लगे हैं उनकी जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। 276 सीटों के ये शुरुआती रुझान हैं, जिसमें एनडीए 180 पर, विपक्षी अलायंस 85 पर, और अन्य जो हैं वो 11 पर आ गए हैं। राज्यवार भी आप देख रहे हैं। अब हरियाणा में देखिए 7 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस दिखाई दे रही है। हालांकि हरियाणा में एक कड़ी टक्कर महाराष्ट्र में, पंजाब में और झारखंड में भी मधुकर आनंद बता रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल जो शुरुआती ट्रेंड है उसमें ये टक्कर नहीं दिख रही। लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, और ये इंतज़ार मुझे लगता है 9 बजे तक का रहेगा। 9 बजे के बाद जो रुझान रहते हैं वो धीरे धीरे एक इशारा करने लगते हैं। फिर भी आंकड़े तो आंकड़े होते हैं। आप देखिए, बड़ी तेजी से 300 का आंकड़ा पार हो गया पूरे कुल रुझानों में, और 194 सीटों पर एनडीए आगे हो गई, 97 अलायंस के पास हैं, तो 10 पर अदर्स हैं। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा सकती है। इस बात की उम्मीद बीजेपी को है। एग्जिट पोल इस ओर इशारा करते हैं, और शुरुआती रुझान भी कुछ इस दिशा में आपको संकेत करते हैं। अर्ली ट्रेंड्स लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 301 सीटों पर ये जो शुरुआती रुझान है, 194, 194 पर एनडीए, 100 के करीब इंडिया अलायंस भी, 97 और 10 अदर्स। राकेश शेट्टी साहब, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेट्टी साहब, जैसा लगातार हम बता रहे हैं, बहुत ही शुरुआती ट्रेंड्स ये है, रुझान है बहुत शुरुआती। 204 पर इस वक्त दिखाया जा रहा है एनडीए को, और आप भी, इंडिया अलायंस भी 100 के आसपास है, 97। योर फर्स्ट रिएक्शन सर? देखिए, बहुत ही अर्ली स्टेज है, अभी मुझे लगता है 30 मिनट भी नहीं हुआ है जी, और हमें पूरा उम्मीद है। टेली भी अपडेट हो गई है सर, इंडिया अलायंस 111 हो गया। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि हमारा जो कार्यकर्ता है, ग्रास रूट में कैडर है, बहुत मेहनत किया है, और हमारा जो रिपोर्ट है जो तमाम चैनल्स के एग्जिट पोल से अलग है, और हमें विश्वास है कि जो फीडबैक मिला है, जो हमने काम किया है, और 10 साल में जो नरेंद्र मोदी जी की विफलता है हम लोगों के बीच में लेके गए, और हमने उनको एक प्रोग्रेसिव सरकार देने का वादा किया है। और देखते हैं, आज अब आधा घंटा हो चुका है, धीरे धीरे जैसा समय बढ़ेगा, हमें तो पूरा उम्मीद है देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को साथ दिया। देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है शेट्टी साहब। हम आप लगातार बात करते रहे हैं, कई मुद्दों पर हमारी बात हुई है, लेकिन अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा क्योंकि आप एक मंजे हुए राजनेता हैं और पार्टी की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिन पर आपको लगता है और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? अलायंस तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए क्या चेहरा और मजबूत करने की आवश्यकता है, या सहयोगियों को और ज़्यादा शिद्दत से जोड़ने की ज़रूरत है, जिनमें एक बिखराव होता है, क्षेत्रीय राजनीति का एक असर दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ ही उनकी राजनीति शुरू हुई और कांग्रेस के साथ मिल गए तो सारा मामला गड़बड़ा जाएगा। वहीं कांग्रेस की भी यही चिंता है कि जब तक इनके भरोसे रहेंगे ये तो बढ़ते रहेंगे, हम कमज़ोर होते रहेंगे। तो ये कुछ चुनौतियाँ हैं, इनमें किन चीज़ों पर मंथन होना चाहिए? देखिए, अगर हम भारतीय जनता पार्टी का 2014 और 2019 का परफॉर्मेंस देखें, वो शानदार था, मगर हमें ये समझना पड़ेगा कि 2019 में एक अलग माहौल था। हाँ, बालाकोट एयर स्ट्राइक था, पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे, और उस नैरेटिव को भारतीय जनता पार्टी ने ग्रास रूट तक लेके गई। मगर
2019 से 2024 के बीच में आज आप जानते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने करीबन 4-4.5 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर, उसके बाद मणिपुर से मुंबई तक ये जो यात्रा किया, हमको बहुत मेहनत लिया, अट्रैक्शन लोगों में राहुल जी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जो मीडिया ने एक परसेप्शन क्रिएट किया था राहुल जी के बारे में वो बदल चुका है और हमें पूरा उम्मीद है। हम लोग विश्वास, जैसा आपने कहा कि विश्वास पे सब कायम है, हमारा भी विश्वास इस देश के जनता में है। ठीक है। और हम अगर शेट्टी साहब, बीजेपी का प्रवीण 5 दादा साल ने का तो आपसे बहुत परफॉर्मेंस अच्छा देखते सवाल हैं। पूछ लिया कि कहाँ पर काम होना चाहिए, लेकिन मैं, क्योंकि मैं आपकी कॉन्फिडेंस की पूरी कद्र कर रहा हूं और मैं भी मान रहा हूं कि जब तक पूरे नतीजे नहीं आ जाते कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, तो मैं आपसे पूछ लेता हूं कि आपको वो कौन से मुद्दे लगते हैं जो आपको अपनी शक्ति लगती है, अपनी ताकत लगती है कि इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है? से ज्यादा ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की परीक्षा है, क्योंकि जिन मुद्दों के सहारे वो जनता के बीच में गए थे 10 साल हो गए, अब तक वो पूरा नहीं हुए। जैसे विदेश से कालाधन आना था, वो 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी, छोटे छोटे गांव को दत्तक लेके मॉडल गांव बनाने वाला था, गंगा साफ करने वाले थे, तो गांव गांव बिजली पहुंचाने वाले थे, पेट्रोल डीजल का बहुत महंगा हो गए थे, 60 रुपया में उसका प्राइस नीचे लाने वाले थे। जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा हुआ था तब 60 था, आज तो आधा के भाव में, मगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल और डीजल को 100 के पार ले गई। तो ये सारे मुद्दे हैं। सो मेरा ये मानना है कि इट वॉज नरेंद्र मोदी वर्सेस द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम अभी बहुत ही शुरुआत है और हमें पूरा विश्वास है कि जिस चीज जो का आपने जिक्र विफलता किया है, लगभग हम 400 लोगों के 400 बीच में ले सीटों गए। के ट्रेंड है ये और देखिए 400 हो लगभग गया। बोलते बोलते 400 हो गया, 251, 132, देखिए 17। मैं 5 बजे फिर से आपको मिलना चाहूंगा। हम आपका 400 इंतजार करेंगे, हम तो की यहीं बात बैठे हैं, हम यहीं बैठे रहेंगे और जरूर मिलेंगे, क्योंकि मैंने तो कल भी कहा था कि शेट्टी साहब ने जो बातें कही है, कुमार राकेश जी ने जो बातें, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा पैनल जो है वो इंटेक्ट रहता है और हम एक दूसरे के बयानों को फिर से एनालाइज कर पाते हैं कि आपने ये कहा था, हमने ये कहा था, ये बातें हुई थी। तो शेट्टी साहब जरूर आपसे बात करेंगे 5 बजे। लेकिन राकेश जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, क्योंकि अभी देखिए थोड़ा समय हाइपोथेटिकल सवाल यहाँ पूछे। राकेश सेठी और कुमार राकेश है। एक आपको ये बताना हाँ, पड़ेगा। राकेश जी मतलब कुमार राकेश जी। जी। तो एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछने की अभी थोड़ी सी गुंजाइश है अगले आधे 1 घंटे तक। जी। अगर मान लीजिए 270, 280 या एक मेजॉरिटी के आसपास एनडीए और बीजेपी दिखाई पड़ती है, जी। तो ये क्या इशारा करेगा? एक तरफ 400 पार बोला और एक तरफ आप जो है सरकार तो बना ली, लेकिन वो आपको क्लीन स्वीप, लैंडस्लाइड विक्ट्री, वो सब देखने को नहीं मिला। इसका इशारा क्या जाएगा? कहते हैं ना कि सक्सेस हैज मेनी स्टोरीज। यदि सफलता यहाँ जो है, या ऐसे कई आंकड़े रहे हैं पिछले कई चुनाव, मैंने देखा है कि 17 वोट से, 50 वोट से, 500 वोट से लोग जीते हैं लोकसभा चुनाव। यदि पार्षद का चुनाव या विधानसभा का चुनाव जीते तो बात समझ में आती है। लेकिन अभी जो राकेश सेठी जी बता रहे थे, उनके विचार भी अपने ठीक है, पार्टी के हिसाब से ठीक है, लेकिन जो आंकड़े हैं, मुझे यदि हम देखें विपक्षी दलों के आंकड़ों को, तो सबसे कम उन्होंने 150 सीट दिए। लास्ट में अखिलेश यादव ने 143 दिया, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, या 220 तक गया है, 143 से 220 का आंकड़ा। यदि उन्हीं की स्टेटमेंट को देख के विश्लेषण करें हम लोग एक पत्रकार होने के नाते कि 220 है तो सिंगल लार्जेस्ट कौन होगा? बीजेपी होगा। एनडीए प्लस उसमें अलग से है, तो फिर सरकार किसकी बनती है? तो ये भी एक गणना का कारण है, कैलकुलेशन का है, विश्लेषण का कारण हो सकता है। बाकी राकेश सेठी जी के मैं हिम्मत की दाद दूंगा, उनके सोच की को मैं नमन करता हूं कि वो एकदम डटे हैं एक सिपाही की तरह। अच्छी बात है, कांग्रेस में पुराने लोग रहे हैं ऐसे सिपाही, अब नए जमाने में ऐसे सिपाही की कमी हो गई है। तो आगे देखते हैं। सिर्फ नहीं, मेरा सवाल अभी भी बना हुआ है। जी। अगर बीजेपी
एनडीए 270-80 के आसपास, इन्हें मेजॉरिटी तो लाते जी। हैं, लेकिन वो ये 400 का आंकड़ा यहाँ तो पार हो गया टोटल में रुझान में। 400 का आंकड़ा तो मैं पहले कह रहा हूं, मैं अगर प्रधानमंत्री को कोट करूं, उन्हीं की स्टेटमेंट कोट करूं तो उनका ये कहना था कि देखिए 400 के पीछे कई रिकॉर्ड हैं, यदि क्रॉस कर जाते हैं तो नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अगर तो 270-80 के साथ में सरकार बनाते हैं, क्या मैसेज जाएगा? ये जीत होगी, जीत जैसी जीत दिखेगी? नहीं, वो जो जीत की जो परिकल्पना कर रहे थे, मैं फिर वही कह रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के स्टेटमेंट को ही मैं ये कर रहा हूं आपके जवाब के लिए कि हमने तो 400 का एक लंबा आंकड़ा खड़ा कर दिया, विपक्ष उसी में उलझ गया और हम अपना काम करते रहे। अब उनकी क्या नीति और क्या है रीति वो समझेंगे। मैं भाजपा का प्रवक्ता तो हूं नहीं, लेकिन जो विश्लेषण मैं करूंगा। ठीक है, आपका कहना है कि एक साइकोलॉजिकल वो रखा, तो उसकी वजह से 270 तक पहुंच गए। पंकज जी, एक छोटा सा कमेंट आपका भी इसी बात पर कि अगर ये जीत होती है लेकिन बहुत बड़ी जीत नहीं होती है तो कोई मैसेज जाएगा, फिर हम न्यूज रूम जाएंगे। बिल्कुल जाएगा। इससे मैसेज ये जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी जो अपनी बात जनता के बीच में रख रहे थे, शायद जनता उस तरीके से उस बात को स्वीकार नहीं कर पाई। उनका मंदिर का मुद्दा या जो हिंदुत्व का मुद्दा था वो उस तरीके से प्रभाव नहीं डाल पाया, और जिस तरीके से इंडी गठबंधन रहा उसने अपनी बात को या नरेंद्र मोदी जी की जो सुझाव थे, जो उनके प्रस्ताव थे, उसको वो काटने में सफल हो गए। इससे तो साफ इस पे जाएगा। हाँ, ये अलग बात रही कि वो उनकी सरकार बनने से नहीं रोक पाए, लेकिन ये तो रहा कि उनका जो विजय रथ था उसको उन्होंने कहीं ना कहीं समेट तो दिया है। तो ये तो इंडी गठबंधन की सफलता मानी जाएगी। हालांकि जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव लड़ा है, इससे तो ये समझ में आ ही रहा था कि बीजेपी और एनडीए कहीं भी अलायंस को हल्के में नहीं ले रहा है, और अलायंस भी बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दिया है। तो बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना। आइए न्यूज रूम चलते हैं, सारे रुझानों पर बात करते हैं। पल पल का अपडेट हमारे न्यूज रूम को तैयार किया गया है, तमाम साथी लगे हुए हैं। सूर्या और स्वाति लगातार वहां से अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जी सूर्या। बिल्कुल, देखिए प्रवीण, लगातार जिस बात का जिक्र यहां पर रोहित ने किया है वो बेहद महत्वपूर्ण है। ये जो रुझान बैलेट पेपर के हैं उनमें एनडीए और भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे चल रही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार कर्मचारियों का वोट इस तरीके से हमें कह सकते हैं कि बीजेपी और एनडीए के पक्ष में गया है। लगातार 2014 के बाद जिस बात का बार बार जिक्र किया जा रहा था कि कर्मचारी नाराज है, चाहे फिर स्टेट की बात हो या सेंट्रल की बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर मोहर लग चुकी है कि कर्मचारी बेहद बिल्कुल नाराज नहीं है, और इसका नतीजा सीधे हम टैली पर देख पा रहे हैं। जो 286 का यह आंकड़ा है एनडीए के पक्ष में, ये आधे घंटे जो बैलेट पेपर की गिनती हुई है उसमें कर्मचारियों का वोट बैंक एनडीए के पक्ष में गया है। स्वाति। बिल्कुल, देखिए सूर्या, कर्मचारियों के साथ साथ बुजुर्गों का भी वोट गया है, और हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे जिस तरह से प्रवीण और रोहित लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये बहुत ही शुरुआती रुझान है पोस्टल बैलेट को लेकर। अब प्रवीण और रोहित, हम जरा समझ लेने की कोशिश करते हैं कि किस सीट पर कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रेम जी हैं। प्रेम जी, क्या समीकरण आप देख रहे हैं मौजूदा स्थिति में? अगर हम टैली का जिक्र करें, 286 एनडीए, 160 इंडिया, 20 अदर्स, क्या देख रहे हैं, कौन आगे कौन पीछे? अभी तो बैलेट पेपर का है, अभी तो ईवीएम से फाइनल नतीजा आएगा तभी तो। अभी तो रुझानों में भी एनडीए आगे चल रहा है। और बैलेट पेपर में बहुत महत्वपूर्ण है प्रेम जी कि जिस तरीके के हम नतीजे टैली पर देख पा रहे हैं, 289 का ये आंकड़ा, कर्मचारियों का बहुत जिक्र हो रहा था, बीजेपी से नाराज है, एनडीए के सहयोगियों से नाराज है, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं, ये उलट नतीजे हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल चौंकाने वाले। डीए से नाराज है, नहीं बढ़ता है आपके 6 महीने में, कांग्रेस की बेहतर सरकार थी। ये दावे और वादे आज तो गलत साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये दावे वादे गलत साबित हो रहा है सूर्या, लेकिन देखिए शुरुआती रुझान है। अब हम सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले एक हॉट सीट का जिक्र भी कर लेते हैं। महाराष्ट्र की जब 48 सीटों का जिक्र होता है तो बारामती का जिक्र जरूर होता है। एक तरफ जहां अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार है इस सीट से, तो दूसरी तरफ देखिए सूर्या, इस सीट से चुनावी मैदान में सुप्रिया सूले है जो यहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अश्विनी, देखिए, महाराष्ट्र की ये जो बारामती सीट है, प्रतिष्ठा की सीट है पवार परिवार के लिए। ये शरद पवार का वर्चस्व वाला इलाका है, और इस समय चाचा भतीजे के बीच में जो परंपरागत लड़ाई है वो उभर कर सामने आ गई। तभी अजीत पवार ने अपनी पत्नी को अपनी बहन के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है। बिल्कुल, देखिए टफ फाइट अश्विनी अगर देखें तो हर एक सीट पर देखने को मिल रही है। सीनियर लीडर के जरिए जो है ईवीएम पे सवाल उठाना शुरू हो गया है, चुनाव आयोग पे क्वेश्चन है। आपका जो एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स का, आपको क्या लगता है कि जो एलिगेशंस इंडिया अलायंस की तरफ से लगाए जा रहे हैं उसमें कोई फैक्ट है, कोई सच्चाई है, या परसेप्शन है? वो एक नहीं, देखना पड़ेगा अभी, आज स्थिति क्या बनती है उसके हिसाब से कहा जाएगा। तो अगर आप लोग जीतते हैं तो जनता का आशीर्वाद, अगर आप लोग हार जाते हैं तो उसे भी स्वीकार करेंगे? करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं।
थैंक यू। लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, लेकिन देवनाथ, हमने चाय पर बड़ी चर्चा की और हमने देखा कि किस तरह से आपने अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में लोगों से बातचीत की और जनता का जो मूड है वो समझने की कोशिश की। इन रुझानों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमने पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अगर एक तरीके से देखें तो दोबारा वापस आ रहे हैं, लेकिन वापस ही नहीं आ रहे हैं, पूरा धमाकेदार वापसी हो रही है। क्योंकि चाय पे चर्चा जो होती है वो प्रायोजित नहीं होती है। चाय पे जब चर्चा होती है तो स्वाभाविक चर्चा होती है, और स्वाभाविक जो ग्रामीण लोग हैं जो चर्चा कर रहे हैं, जो बता रहे हैं साफ साफ कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी उनके लिए कितना बड़ा मैटर करता है, उनकी योजनाएं, तमाम सारी योजनाएं केंद्र सरकार की कितना फर्क डालती है। और सबसे बड़ी बात ये कि भले ही जो आम आदमी है उसका कैंडिडेट से लगाव न हो, उसको पसंद करता हो न करता हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वो हर हाल में वोट देना चाहता है। यूपी बिहार के रुझानों को किस तरह से देख रहे हैं? यूपी बिहार का रुझान अभी तो शुरुआती दौर है, लेकिन मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में 70 सीटें लगभग, मेरा खुद का आंकलन अब कहेंगी तो 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और बहुत अच्छे तरीके से जीतेगी। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी जीत जिसका दावा देवनाथ भी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों से बातचीत की। सूर्या, क्योंकि हमने देखा कि आपने हमीरपुर को, हिमाचल को कवर किया, आप मध्य प्रदेश से आते हैं, किस तरह से समीकरण वहां पर देख रहे हैं और रुझानों में किस तरह से इसका असर देख रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें तो 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 2 सीटें, जिसमें एक मंडला की सीट है जहां से फग्गन सिंह कुलस्ते, वो ट्राइबल एरिया की सीट है, और उस सीट पर सबसे ज्यादा यहां पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगा रही थी। मौजूदा सांसद और मंत्री को वहां से टिकट दिया गया, लेकिन जो फिलहाल मध्य प्रदेश के नतीजे हैं स्वाति, उस पर हम यही कह रहे हैं कि बीजेपी यहां पर बहुत आगे चल रही है। 27 सीटों पर इस वक्त मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। बिल्कुल, देखिए आगे चल रही है। अब देखिए सूर्या, क्योंकि जम्मू कश्मीर का भी हम जिक्र कर लेते हैं, याना वहां से आती है। याना, किस तरह से समीकरण देख रहे हैं आप जम्मू कश्मीर का? जम्मू कश्मीर में पहली बात तो शुक्र है कि इस बार जो इलेक्शंस हुए बहुत पीसफुल हुए, कोई वायलेंस नहीं हुआ, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, इंतजामात बहुत अच्छे से हुए थे, एंड सबसे मतलब इतनी ज़्यादा तादाद में लोग वोट करने आए। 1989 के बाद सबसे ज़्यादा तादाद में इस साल लोकसभा चुनाव में लोग वोट करने के लिए आए, तो सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरा, अगर आप सोचें कि राहुल गांधी का जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का प्रदर्शन रहा, वो सबसे बेस्ट रहा जम्मू कश्मीर। बिल्कुल, देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, याना हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम शुरुआती रुझानों का जिक्र करें तो महबूबा मुफ्ती यहाँ पर आगे निकल कर नजर आ रही हैं, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल सामने निकल कर आए, पीडीपी बड़ी जीत हासिल करते हुए यहाँ पर निकल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, सूर्या, शुरुआती रुझानों में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त है, यहाँ पर भारी बढ़त पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे चल रही है। भारत एक्सप्रेस आपको बड़ी जानकारी दे रहा है चुनाव के नतीजों से जुड़ी हुई। शुरुआती रुझानों में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है, और इस पर कांग्रेस नेता, उनको भी इस पत्र को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए और बिना किसी दबाव भय के अपना काम करना चाहिए। वर्कर्स को क्या सर मैसेज है पैन इंडिया लेवल पर? निश्चिंत रहिए, लेकिन अड़े रहिए, अडिग रहिए, हिलिएगा मत अपने अपने काउंटिंग सेंटर से।